हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बात करने वाले बेटे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि वॉल्यूम 3 है टीएस ग्रेवाल का, उसके चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियोज की। अकाउंटिंग रेशियोज में जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको यूज़ करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। बट यस, इसमें जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात आती है वो ये आती है कि आपको बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज को माइंड में रखना पड़ता है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत घुमा करके आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को यूज करना पड़ता है। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, ये साथ ही साथ आपका जो वाइवाज होते हैं बेटा उनमें बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इसका। तो वाइवास में मेजरली इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपसे मैं बस यही बोलूँगा, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना बेटा, इसमें स्किप कुछ मत करना। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझें, और जितने भी थ्योरेटिकल बातें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं उनको ध्यान में रखें और नोट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास रेशो आता है बेटा, वो आता है करंट रेशो। अब ये करंट रेशो होता क्या, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए जब हम लोग रेशो एनालिसिस करते हैं बेटा, रेशो एनालिसिस का मतलब होता है जब हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। नाउ व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा 4 तरह की होती हैं। देखिए 4 तरह की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। एक तो होती है, आपको जो सबको पता है कि बैलेंस शीट होती है बेटा। दूसरा होता है बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा इसके नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स। अब ये नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट के भी होंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के भी होंगे। और साथ ही साथ हमारी होती है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये सारी की सारी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। हमें इस पूरी बुक में इनको एनालाइज करने के लिए बोला गया। इस चैप्टर को इसी वजह से ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप ये जो एनालिसिस है इनका वो कैसे करेंगे, क्या पर्पस है उसके एनालिसिस का, क्या फ़ायदा होगा उसके एनालिसिस का, वो सारी बातें आपको सिखाने की कोशिश की गई है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मूलास आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ब्रॉडली जो आपके सिलेबस में यहाँ पर रेशो एनालिसिस को डिवाइड किया गया बेटा, वो 4 पार्ट्स में किया गया। देखिए बहुत ध्यान से पहले इस बात को समझ लें। एक तो होगा बेटा लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर आप ये एनालाइज कर रहे हो कि जो हमारी कंपनी की अभी ये स्टेटमेंट्स है ये क्या बता रही हैं कि हम लोग कितने कैपेबल हैं अपने डेट्स को उतारने के, जो कि करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। जितने भी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं बेटा, करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमारी विद इन द ईयर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर ड्यू होती हैं बेटा, जिनको हमें पे करना होता है। वो हमारी कितने हम लोग उसको पे करने में कैपेबल हैं, क्या हम उसको पे कर पाएंगे टाइमली या नहीं कर पाएंगे, उस बात को हम लोग यहाँ से एनालाइज कर लेते हैं इस लिक्विडिटी रेशो में, जिसमें 2 तरह के रेशोज होंगे। खैर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉल्वेंसी रेशियोज। अब देखो सॉल्वेंसी रेशियोज में भी क्या होता है, आपकी यहाँ पर कैपेबिलिटी को ही जज किया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? लॉन्ग टर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी वो जानने के लिए कि आप लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज को पे करने में अभी कितने कैपेबल हो, उस बात को जानने की कोशिश आप अपनी सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर करते हो। फिर आता है बेटा एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी रेशो क्या होता है? इस एक्टिविटी रेशो को हम लोग टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, टर्नओवर रेशोस। अब ये जो टर्नओवर रेशो या एक्टिविटी रेशोस होते हैं बेटा, ये आपके कंपनी में जितने भी आप एसेट्स को यूज कर रहे हो, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, मटेरियल्स को यूज कर रहे हो, उसको कितनी एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हो बेटा, उस बात को यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका जो इन्वेंट्री का यूजेस है वो अच्छा है नहीं है, आपकी जो ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, आप उनको कैसे मैनेज करते हो, इन सब बातों को यहाँ पर देखा जाएगा। कितना आपका वर्किंग कैपिटल है, किस हिसाब से आप उसको मैनेज कर रहे हो, वो सारी बातें आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए। और फोर्थ होता है बच्चा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में क्या होगा बेटा, आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जानने की कोशिश करते हो कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट का है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है या फिर जो नेट प्रॉफिट है,
या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सॉरी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपका, आप उसकी अंदर आपकी क्या पोजीशन है आपकी कंपनी की, वो सारी चीज़ों को एनालाइज आप इस 4 तरह की मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में करते हो और इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज आते हैं। अब हम लोग बहुत ज़्यादा इसको थ्योरेटिकली नहीं जाएंगे, हम लोग स्ट्रेट वे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लिक्विडिटी रेशो, और उस लिक्विडिटी रेशो में जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं करंट रेशो बेटा। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं करंट रेशो। देखो करंट रेशो का मतलब क्या होता है, करंट रेशो का मतलब होता है जब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं बेटा, जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं, क्या हम इन करंट एसेट्स से अपनी करंट लायबिलिटीज को उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते। तो हम लोग इसका रेशो देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेशो देखते हैं कि भाई जितना हमारे करंट एसेट्स हैं और जितनी हमारी लायबिलिटीज है उसका रेशो क्या है। आइडल रेशो क्या होता है बेटा, आइडल रेशो का मतलब एक सही जो रेशो होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, वो होना चाहिए 2/1, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 2:1। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास लायबिलिटी 1 है तो एसेट 2 होना चाहिए, मतलब आपके जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से डबल होने चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो नॉर्मली इसे आइडल सिचुएशन बोला जाता है। नॉर्मली, जी हाँ, हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा बेटा ये, लेकिन एक जो ब्रॉड लेवल, अगर एक मैं कॉमन बात करूं, एक जनरल वे में अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये रेशियो एक आइडल रेशियो माना जाता है, एक बिल्कुल सही रेशियो माना जाता है। अगर आपकी कंपनी ये रेशियो मेंटेन कर रही है तो इसका मतलब आप बिल्कुल कैपेबल हो अपनी करंट लायबिलिटीज को उतारने के लिए, राइट। तो ये हमें करंट रेशियो में सीखना है। अब यहां पर जो बात आती है करंट रेशियो का फॉर्मूला, तो बेटा यही करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। आपको बस अब इसी फॉर्मूला को यूज करके करंट रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जितने भी क्वेश्चंस होंगे, राइट। अब हमें समझना क्या है, सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट समझ में आनी चाहिए बेटा, और आई होप आप लोगों ने बैलेंस शीट का एक वीडियो जो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है जिसमें डिटेल में आपको पूरा ये समझाया हुआ है, आपने वो अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए बेटा। और अब इस करंट रेशियो को निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट लायबिलिटीज क्या होती है। तो चलो जल्दी से पहले करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को समझ ले, तो उसके बाद एक एक करके सभी क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो देखो बेटा, करंट एसेट्स की बात करूं अगर मैं, तो करंट एसेट्स को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। करंट एसेट्स तो वैसे आपको समझ में आ गया है कि हमारे जो एसेट्स होते हैं उसी में से कुछ पार्ट होता है। तो करंट एसेट्स को अगर मैं बात करूं मेरे टोटल एसेट्स में से, एक तो हो गया मेरा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स का मतलब क्या, जितने भी हमारी कंपनी के अंदर हमारे पास एसेट्स हैं, वो किसी भी तरह का एसेट हो, चाहे वो फिक्स एसेट हो, चाहे वो करंट एसेट हो, टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल हो, किसी भी तरह का एसेट है वो हमारा सब कुछ टोटल एसेट्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ब्रॉडर टर्म। इसके अंदर क्या क्या आता है, टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है। टोटल एसेट्स में बेटा हमारे पास एक तो आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड हमारे पास हो सकते हैं बेटा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। तो मेजरली अगर मैं इनकी बात करूं तो फिक्स्ड एसेट्स, या फिर हमें इसको अगर मैं लिखूं नॉन करंट एसेट्स तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसको अगर मैं नॉन करंट एसेट्स लिखूं तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा बेटा। तो नॉन करंट एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट्स जो करंट एसेट्स में नहीं आते, राइट। तो एसेट्स दो ही तरह के हो सकते हैं, तो नॉन करंट या फिर करंट। अब नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं ये हम लोग अपनी बैलेंस शीट में डिटेल में समझ चुके हैं बेटा। जैसे कि इसमें हमारे फिक्स्ड एसेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि फिक्स्ड एसेट्स होंगे, जिसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स भी कितने टाइप के, जैसे इसमें टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है बेटा। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि इनटेंजिबल है लेकिन अभी अंडर डेवलपमेंट है, वो सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म की होती है, यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग लिखते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। कुछ हमारे लॉन्ग टर्म के लोन्स एंड एडवांसेस होंगे बेटा, जो कि हमारे इसमें आ जाएंगे, नॉन करंट में आ जाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अदर नॉन करंट एसेट्स हो सकते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा रहेंगे बेटा। जो हमारे पास 1 साल से ज़्यादा रहने वाले हैं वो हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की, जिसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है। करंट एसेट्स वो सारे एसेट्स होते हैं बेटा, वो सारे एसेट्स होते हैं जो कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर हम लोग कंज्यूम कर लेंगे, जिनका बेनिफिट हमें
इस 12 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसको हम लोग इसको कंज्यूम कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे बेटा। ठीक है, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो ज़रा ध्यान से इसके एग्जाम्पल्स पर गौर करेंगे, क्योंकि जितने भी आगे हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा, वो इन्हीं एग्जाम्पल्स में से कुछ आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो अगर आप इसको बैलेंस शीट के हिसाब से चलाएंगे तो सबसे पहला जो हमारे पास बैलेंस शीट में दिखा होता है बेटा, वो होता है करंट इन्वेस्टमेंट। एक तो हमारे पास होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब ये करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है बेटा? वो इन्वेस्टमेंट्स जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, जिसको हम लोग विद इन 12 मंथ्स वापस कैश करा लेंगे, या कभी भी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इनको कैश करा लेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट्स। बी पार्ट में अगर मैं देखूं तो इन्वेंट्रीज का मतलब क्या हुआ? जो भी हमारे पास स्टॉक है बेटा, उस स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग किस पर्पज से स्टॉक को रखते हैं, इन्वेंट्रीज को रखते हैं कि हम लोग उसको विद इन दिस पर्टिकुलर ईयर या बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अंदर सेल कर देंगे। तो इसी वजह से इन्वेंट्रीज को भी करंट एसेट्स माना गया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉइंट आपको ये समझना है कि जब भी हम लोग करंट रेशियो के संदर्भ में जब आप करंट एसेट्स को समझेंगे तो इसके अंदर ना बेटा, इन्वेंट्रीज के अंदर कुछ टूल्स होते हैं बेटा, जिसको हम लोग लूज टूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो लूज टूल्स या फिर स्पेयर्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जैसे होते हैं, स्टोर एंड स्पेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, स्टोर एंड स्पेयर्स। ये जितना भी हमारा इन्वेंट्री के अंदर ही होते हैं, ये सब के सब बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो इन्वेंट्री का पार्ट है। तो एज पर आवर बैलेंस शीट हमें इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स दिखाना होता है। लेकिन जब हम लोग करंट रेशियोज की बात करते हैं तो हम अपनी इन्वेंट्रीज में से लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स को हटा करके काम करते हैं बेटा। हटाने के बाद करंट एसेट्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अदरवाइज सारे जो भी करंट एसेट्स हैं वो हमारे करंट एसेट्स के अंदर आएंगे, लेकिन ये जो लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स जो कि ऑलरेडी हमारी इन्वेंट्रीज के पार्ट में है, उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं अगर गिवन होता है तो। ठीक है, तो एक बात हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो हमारा करंट एसेट्स होते हैं बेटा, वो होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आपको मालूम है कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं बेटा? ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है जो भी हमारे बिल्स रिसीवेबल्स हैं या हमारे डेटर्स हैं, वो सब इसमें आते हैं। लेकिन याद रखना, जो भी डेटर्स होते हैं बेटा, उन डेटर्स में से जो अगर आपका कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स बना हुआ है उसको वहाँ से माइनस कर देंगे, और जो हमारे नेट डेटर्स बचते हैं, गुड डेटर्स बचते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। फिर उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है बेटा हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसका क्या मतलब है? ये ऑल्दो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं बेटा। हमने जब इसको शेयर्स वाले चैप्टर को हमने किया था वॉल्यूम 2 के, तब भी हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को समझा था। यानी इसमें मेजरली जो हमारा कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है हमारे पास, कैश चेक्स इन हैंड है हमारे पास, वो सारी चीज़ें आती हैं, प्लस कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे कि ये करंट इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ, या फिर ऐसी कोई मार्केटेबल कुछ हमने कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो कि हम लोग विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या 1 या 2 दिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। तो इसलिए वो हमारा एसेट्स का पार्ट है, करंट एसेट्स का पार्ट है बेटा। इसके अलावा हमारे पास आता है बेटा शॉर्ट टर्म एडवांसेस एंड लोन्स। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स अगर हमने किसी को दे रखे हैं या कहीं पर हमने कोई एडवांसेस दे रखे हैं तो वो भी हमारा करंट एसेट का ही पार्ट होगा। इसके अलावा अगर आप लास्ट में एक और बात करें तो जितने भी इसके अलावा अगर इसमें से कुछ ऐसी बात है जो हमें नहीं समझ में आई, या कोई अगर अब इसके अलावा कोई भी अगर ऐसा एसेट बच गया है जो कि विद इन 12 मंथ्स हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो वो हमारा अदर करंट एसेट्स माना जाता है। तो अदर करंट एसेट्स जितने भी होंगे हमारे वो इसमें आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सबके सब हमारे करंट एसेट्स का पार्ट है। ये सारे के सारे हमारे करंट एसेट्स का पार्ट है। अब जैसे कि हमारे पास अगर अदर करंट एसेट्स का अगर आपको एग्जांपल चाहिए हो तो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, जैसे कि तो जितना भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो हमारे अदर करंट एसेट्स में आ जाते हैं। तो वो सबके सब मिलकर के हमारे करंट एसेट्स को बनाते हैं। तो ये होते हैं हमारे करंट एसेट्स। तो आपको इनके बारे में अच्छे से पहले पता होना ही, तभी आप इन रेशियोज को अच्छे से कर पाओगे, रेशियोज को निकाल पाओगे। अब ये तो हो गई बात करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स के बाद मैंने जैसे बात करी थी कि नॉन करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है बेटा? टोटल एसेट्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से बोल सकता है। वो आपको टोटल एसेट्स दे सकता है। देखो क्वेश्चन आपको कैसे घुमाएगा, वो आपको टोटल एसेट्स दे देगा, वो आपको फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स जितने भी होंगे उनकी वैल्यूज दे देगा, और
करंट एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको क्या करना है, तो बेटा अब अगर आप यहाँ पर अगर देखें तो मेरे जो टोटल एसेट्स होते हैं, अगर मेरे जो टोटल एसेट्स होते हैं वो कैसे बन रहे हैं, टोटल एसेट्स आर इक्वल्स टू जितने भी मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं प्लस करंट एसेट्स, यही तो होते हैं ना बेटा। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मिलकर के ही तो टोटल एसेट्स बनते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन ने आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू दे दी और नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू दे दी, तो क्या आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? जी हाँ, निकाल सकते हैं। तो बस इसी वजह से इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको ये नहीं देगा, यही दो चीज़ें दे पाएगा। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक थ्योरी को समझ लिया है। अब एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो देखिए बेटा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ की, तो करंट लायबिलिटीज को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो यहां पर करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? करंट लायबिलिटी का मतलब है जो कि विद इन 12 मंथ्स पेबल हो और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा हो, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेबल हो। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ये आपको आई होप अच्छे से मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट से कम में हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं बेटा, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर मेरा एक साइकिल बनता है जिसमें मैं अपना कैश यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया बेटा, अपना कैश यूज़ किया, ठीक है। मैंने इस कैश को यूज़ कर करके क्या किया, मान लेते हैं कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया। अब रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद क्या करूँगा, मैं उसको प्रोडक्शन में डालूंगा। मैंने उससे प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसको एडवर्टीजमेंट करूँगा और उसको सेल्स के लिए भेजूँगा। वहाँ पर वो सेल्स में टाइम लगाएंगे और सेल्स होने के बाद फिर से मुझे वापस क्या मिल जाएगा, फिर से मुझे वापस कैश मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे यहाँ पर कैश लगाने से लेकर के वापस कैश लाने तक में, इस कैश को पहले यहाँ पर मैंने फंसाया और वापस फिर कैश निकाला, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुछ टाइम लगा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आज मार्केट में गया और सारा का सारा रॉ मटेरियल लेकर के आ गया, नहीं। इंडस्ट्रीज में बेटा टाइम लगता है, हर डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल आता है, कहीं से कुछ आएगा, कहीं से कुछ आएगा। कभी कुछ आप गुजरात से लेने जा रहे हैं, कहीं पे कुछ चाइना से लेने जा रहे हैं, कहीं पे कुछ मुंबई से लेने जा रहे हैं, कहीं पे कुछ आप जापान से लेने जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। तो वहाँ पर उसी हिसाब से हमारा टाइम भी लग जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलते इसके अंदर हमारे 3 मंथ्स लग गए बेटा, 3 मंथ्स लग गए, यानी मेरा कैश तो फंसना शुरू हो गया रॉ मटेरियल में, और धीरे धीरे करके 3 महीने तक काफ़ी सारा कैश मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ये रॉ मटेरियल मेरे पास रेडी हुआ और रॉ मटेरियल से मुझे अब क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। अब मैं जब रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मान के चलते हैं मेरे यहाँ से 5 मंथ्स, 5 महीने मुझे लग गए इसको प्रोड्यूस करके फाइनल गुड्स तक पहुँचाने के लिए। फाइनल गुड्स तक पहुंचाने के लिए मुझे यहाँ पर 5 महीने लग गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा कैश अब टोटल 8 महीने हो चुके हैं जो फंसा हुआ है, ठीक है। कैश को लगाए हुए मुझे 8 महीने हो चुके हैं। इसके बाद मुझे क्या होगा, चलो प्रोडक्शन बन गया, प्रोडक्शन में यहाँ से लेकर के सेल होने तक में बहुत सारा काम होता है बेटा। काफ़ी दिन तक तो आपका स्टोर में ही पड़ा रह जाएगा, वेटिंग होगा, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रही है, सेल्स पर्सन वाले लगे हुए हैं उसके ऑर्डर्स लाने। तो उसके बाद जाकर के कहीं पे एक डील फाइनल होती है, डील फाइनल होने के बाद फिर आपकी सेल होती है। तो इस पूरे साइकिल में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ टाइम लग जाएगा बेटा। मान के चलते हैं 6 मंथ्स लग गए इसमें, मान के चलते हैं इसको बेचने में आपको 6 महीने लग गए। तो यहाँ से 6 महीने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, कैश। और हो सकता है ये कैश डायरेक्ट कैश में भी आ जाए और ट्रेड रिसीवेबल्स में भी आ जाए। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब कि आपने कुछ डेटर्स बना दिए, यानी कुछ उधार में दे दिया सामान, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी। लेकिन स्टिल मेरे पास ये दोनों के दोनों जो है मेरे करंट एसेट्स का पार्ट बन गए, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैश से लेकर के वापस इस कैश तक आने के लिए आपको कितना टाइम लग गया बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 8 और 6 14 मंथ्स लग गए, 14 मंथ्स लग गए बेटा मुझे। ये जो 14 मंथ्स का पीरियड है बेटा, यही होता है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल आपको समझ में आ गया क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब जितना टाइम मुझे अपने कैश को यूज कर करके प्रोडक्शन करके वापस सेल करके फिर से कैश लाने में लगता है, वो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल होता है। अब मेरी जो करंट लायबिलिटीज है, हम लोग क्यों सीख रहे हैं ये ऑपरेटिंग साइकिल को,
हमने ऑपरेटिंग साइकिल को इस वजह से समझा क्योंकि जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं बेटा, वो इसी के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती हैं। मतलब अगर तो मुझे ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में नहीं मालूम, मेरा फिक्स नहीं है एक ऑपरेटिंग साइकिल, तब तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, 12 मंथ्स। तो 12 महीने के अंदर अंदर जितनी लाइबिलिटीज़ पेबल होंगी वो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल मालूम है, जैसे कि इस केस में 14 मंथ्स, तो फिर जितनी भी लाइबिलिटीज़ मेरी 14 मंथ्स के अंदर अंदर पेबल है, यानी 13 मंथ्स या 14 मंथ्स भी हैं, तो उनको भी मैं करंट लाइबिलिटीज़ में ले लूँगा बेटा। अब मेरा यहाँ पर 12 मंथ्स को लेकर के कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 14 मंथ्स है, तो 14 मंथ्स के अंदर अंदर मेरे को जितनी लाइबिलिटीज़ को पे करना है उतनी पीरियड तक की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी। अब वो 12 महीने नहीं बल्कि 14 मंथ्स का पीरियड हो गया किसी भी लाइबिलिटी को पेबल होने में, तो वो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बात करंट लाइबिलिटीज़ की और मेरे ऑपरेटिंग साइकिल। अब करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जरा जल्दी से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ। एक जो हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से हमें बताया गया है वो होता है बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब आपने छोटा मोटा कहीं से उधार ले रखा है छोटे पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ 5, 6, 7 महीने के लिए, या विद इन ऑपरेटिंग पीरियड आपने उसको वापस करना है, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। सेकंड होता है बेटा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या आता है बेटा, ट्रेड पेबल्स में जितने भी आपके बिल्स पेबल हैं या फिर आपके क्रेडिटर्स हैं, ये सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, इनको आपको विद इन योर ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन 12 मंथ्स इसको पे करना ही होता है, तो इसलिए ये भी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। कभी कभी कुछ एक ऐसी लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं बेटा जो कि हम लोग किसी को कैटेगरी में नहीं डाल सकते, तो उसको हम लोग डाल देते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, अब अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अगर आप एग्जांपल पूछोगे तो फॉर एग्जांपल आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू हो गया, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हैं, एक्सपेंसेस जो भी ड्यू हैं लेकिन पेड नहीं हुए हैं, तो वो सारे के सारे मेरे अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे। कुछ एग्जांपल के लिए आपको बता दिया मैंने, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राइट। अब कुछ एक हमारे शॉर्ट टर्म के प्रोविजंस होते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का मतलब ऐसे प्रोविजन जो कि कुछ समय के लिए ही बनाए गए, जैसे कि डाउटफुल डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, तो उस तरह के जो भी प्रोविजंस होंगे वो भी हमारे करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट बनते हैं आकर के, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी करंट लाइबिलिटीज़ में। अब लाइबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल लाइबिलिटी की बात करूं, लाइबिलिटी की बात करूं बेटा, तो लाइबिलिटी कैसे बनती है, लाइबिलिटी बनती है मेरी नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। इसके साथ साथ ये तो हो गई वो लाइबिलिटीज जो कि मेरा टोटल डेट्स बता रही है बेटा, जो कि मेरे टोटल डेट्स बता रही है। टोटल डेट्स का मतलब क्या हुआ कि जितना आपने आउटसाइडर्स को पैसा देना, आउटसाइडर्स का उधार है जितना आपके ऊपर, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज में कैटेगराइज कर दिया। टोटल डेट्स का मतलब है जितना आपने आउटसाइडर्स को पैसा देना बनता है आपका, उसे हम लोग टोटल डेट्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी तो ऐड होगी बेटा, इसमें एक चीज़ और भी तो ऐड होगी, जितना भी आपका शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड्स, जितने भी आपके पास शेयर होल्डर्स फंड है बेटा, वो भी इसमें आ जाएगा। यानी अगर मैं सीधा सीधा साफ शब्दों में बात करूं तो जो भी हमारी इक्विटी है, जितना भी हमारा कैपिटल है, वो सब इसमें ऐड हो जाता है। तो अगर मैं इन सबको इकट्ठा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज़। तो मेरे पास आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, एक है टर्म टोटल लाइबिलिटी, एक टर्म है टोटल डेट्स। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है बेटा। टोटल लाइबिलिटीज का मतलब होता है ओवरऑल सारी की सारी लाइबिलिटीज, जिसमें टोटल डेट्स प्लस इक्विटी दोनों को ऐड करा गया। लेकिन टोटल डेट्स का मतलब होता है वो पैसा जो कि आपने सिर्फ आउटसाइडर से उधार लिया हुआ है उनको वापस करना है, उसे हम लोग टोटल डेट्स कहते हैं। जिसमें कि हमारे डिबेंचर्स आ सकते हैं, जिसमें कि हमारे ट्रेड पेबल्स आ सकते हैं, जिसमें कि हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ सकती है, जिसमें कि हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारी टोटल डेट्स में आ जाती है। आगे बात समझ में। और जितना भी पार्ट इक्विटी का है, जितना भी शेयर होल्डर्स का पैसा है, उसको अलग रखा जाता है, और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास
टोटल लाइबिलिटीज बनती है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताई बेटा क्योंकि ये सारी की सारी बातें अब आगे जाकर के ये यूज़ होनी है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चंस करने आसान होंगे। खैर बस बहुत हो गई बेटा थ्योरी आज। अब हम लोग इसके बाद और ज़्यादा बात नहीं करेंगे थ्योरी के ऊपर, जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं जिसमें हमें करंट रेशियोज के बारे में बोला गया। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ये दो तरह के रेशियोज होते हैं जो कि हम लोग अपनी फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट रेशियोज की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। अब हमें यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स दे रखी है, हमें कुछ हेड्स बता रखे हैं, हमें इन हेड्स को यूज़ करना है और हमें करंट रेशियो तक पहुँचना है। तो चलिए देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें करंट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो अगर आपको करंट रेशियो निकालने के लिए बोला है तो करंट रेशियो को निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बेटा, तो अब हमें पहले यहाँ से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को अलग अलग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं उसमें क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर एक बार इसको अभी मैं स्लो चलाऊंगा बेटा, आप बस पहले एक बार समझने की कोशिश करो। एक दो क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो उसके बाद आपकी स्पीड आ जाएगी। सबसे पहले लिखा ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल जिसमें हमारे सैंड्री डेटर्स हैं यानी 1,80,000, तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये हमारे लिए करंट एसेट्स का पार्ट होता है। ये हमें लोगों को पता है। तो 1,80,000 रुपीज़ के मेरे करंट एसेट्स में एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मेरा करंट एसेट्स का पार्ट है। जो मैंने एक्सपेंसेस पहले से पे कर रखे हैं तो उसे हम लोग करंट एसेट्स में कंसीडर करते हैं बेटा हमेशा। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हमारा करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है जो कि 50,000 रुपीज़ की वैल्यू का गिवन है हमारे पास। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हमारे करंट एसेट्स का पार्ट है जो कि 50,000 रुपीज़ की वैल्यू का है बेटा। प्लस लैंड एंड बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा करंट एसेट्स नहीं है बेटा, ये लॉन्ग टर्म एसेट है हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट है ये। तो फिक्स्ड एसेट होने के नाते हम इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। फिर आ गया बेटा बिल्स पेबल। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ को भी लिख लेते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास बिल्स पेबल है जो कि 20,000 रुपीज़ का है। तो 20,000 रुपये का तो हमारा करंट लाइबिलिटी में बिल्स पेबल आ गया। सैंड्री क्रेडिटर्स हैं बेटा 1 लाख रुपये की जो कि अगेन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का सैंड्री क्रेडिटर्स है। डिबेंचर्स क्या होते हैं बेटा, डिबेंचर्स आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। लंबे समय के लिए आपने किसी पब्लिक से उधार ले रखा है, लंबे समय के लिए आपने पब्लिक से यहाँ पर पैसा ले रखा है, उधार ले रखा है एक तरह का, उससे हम लोग डिबेंचर कहते हैं। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता, तो इसको इग्नोर करेंगे। इन्वेंट्रीज जो कि हमारे एसेट्स का पार्ट है, तो हमें यहाँ पर इसको एसेट्स में डालना है। 80,000 रुपीज़ मेरा करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा बेटा ये। तो ये हमारे करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा। इन्वेंट्रीज के बाद है बेटा एक्सपेंसेस पेबल। यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो भी हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 80,000 रुपीज़ के, जो कि डेफिनेट सी बात है मेरी करंट लाइबिलिटी बन जाएंगे। ये मुझे अभी पे करने हैं और उसकी वैल्यू है बेटा 80,000। तो इस तरह से आपने इन सारे हेड्स को समझ लिया बेटा कि कौन से करंट एसेट्स में जाएंगे, कौन से करंट लाइबिलिटी में जाएंगे, कौन से करंट एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में नहीं जाएंगे, वो हमें यहाँ पर समझ में आया। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका टोटल करना है बेटा। अगर मैं अब इसका टोटल करूँगा तो मेरा जो करंट एसेट्स निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,80,000 प्लस 40 प्लस 50 50 1 लाख 2,80,000 2,80,000 और 3 lakhs एंड 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ का हमारे पास करंट एसेट्स आ गया बेटा इन सबको सम करके। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज़ को अगर मैं देखूँ तो 80 20 1 और 1 2 लाख रुपीज़ का हमारा करंट लाइबिलिटीज़ आ गया। राइट, बस अब आपको इस फॉर्मूला में इसको डाल देना है। करंट एसेट्स हमारे कितने गए थे बेटा, 4 लाख रुपीज़ की वैल्यू है हमारी करंट एसेट्स की, और करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो 2 लाख रुपीज़ की गिवन है। तो इसका मतलब ये हो गया 2/1, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 2:1। दिस इज व्हाट माय आंसर इज। तो ये हमारा बेटा आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल। बस अब आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे ये क्वेश्चंस। राइट, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है टोटल एसेट्स, फिर दिया है फिक्स टेंजिबल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिए हैं और आपको बोला है कि करंट रेशियोज निकालो। अब देखो एक बार फिर से समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको करंट रेशियोज निकालना है। तो करंट रेशियोज का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। ये तो हमें समझ में आ गया बेटा, मैंने शॉर्ट में लिखा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये बात। अब हमें सबसे पहले निकालना है करंट एसेट्स। अब देखें जरा यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट्स के नाम पर क्या दे रखा है। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहा जो कि करंट एसेट्स से रिलेटेड हो, बट मुझे यहाँ पर टोटल एसेट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा। तो टोटल एसेट्स अगर मेरे पास आ गए तो इसका मतलब इस टोटल एसेट्स में क्या क्या है, इस टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स भी हैं और नॉन करंट एसेट्स भी हैं, राइट। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों हैं। तो चलिए हम इसी से निकालेंगे करंट एसेट्स इक्वल्स टू जितने भी हमारे टोटल एसेट्स हैं बेटा उसमें से माइनस करना है मुझे। अब फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं बेटा, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, तो इसमें से ये माइनस हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ गया फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। और क्या है इसमें देखते हैं। इसके बाद है हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स नहीं होगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज लाइबिलिटी का पार्ट होगा। ये आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि लंबे समय के लिए नॉन करंट है, जो कि 3 लाख रुपीज़ की हैं। तो इसमें हम माइनस करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। बस बेटा ये हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। अगर अब मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करूं तो यहाँ पर जो टोटल एसेट्स की वैल्यू दे रखी है वो 10 लाख रुपीज़ है। 10 लाख रुपीज़ माइनस फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स हैं बेटा यहाँ पर 5 लाख, 5 लाख रुपए के हमारे पास फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स हैं। और 3 लाख रुपीज़ और मुझे माइनस करने हैं जो कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे पास गिवन है। तो अगर आप इसको अब सबको माइनस करेंगे तो मेरे पास जो करंट एसेट्स आ गए बेटा वो आ गए 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपए के आपके पास यहाँ पर करंट एसेट्स आ गए बेटा। इसी तरह से अब आपको करंट लाइबिलिटीज़ को भी निकालना है। तो देखिए करंट लाइबिलिटीज़ के लिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है। करंट लाइबिलिटीज़ के लिए आपके पास यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आप यहाँ देखें ये एसेट्स की इन्फॉर्मेशन, ये भी एसेट्स की इन्फॉर्मेशन है। ये लाइबिलिटी के अंदर आती है जो टोटल लाइबिलिटीज़ के अंदर आती है जो कि है शेयर होल्डर फंड्स। इसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी आपको गिवन है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है बेटा वो लाइबिलिटीज़ जो कि आउटसाइडर्स की हैं लेकिन नॉन करंट हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट का पार्ट है। यानी लाइबिलिटी के नाम पर हमारे पास सिर्फ ये 2 चीज़ें गिवन है, एक तो शेयर होल्डर्स फंड्स और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन का अच्छे से मालूम है बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी, चलो पहले उसको समझ लेते हैं। जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज के। ऑल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज होना चाहिए, ये हमें अच्छे से मालूम है। अब अगर मेरे टोटल एसेट्स यहाँ पर देखें तो मेरे जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने के बेटा 10 लाख रुपीज़ के, 10 लाख रुपीज़ के। तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज़ भी कितने की होनी चाहिए, 10 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्योंकि आपके टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज सेम होते हैं इसलिए अब आप इसी मेथड को यूज़ कर करके करंट लाइबिलिटीज़ को ईजिली निकाल सकते हो। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स बोलूं या टोटल लाइबिलिटीज बोलूं दोनों की वैल्यू सेम होगी बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट में हमेशा दोनों सेम होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज। अब मेरे पास तो टोटल एसेट्स की वैल्यू गिवन है बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यहाँ देखेंगे टोटल एसेट्स 10 लाख रुपए की गिवन है। इसमें से मुझे जितना भी शेयर होल्डर फंड्स है और नॉन करंट लाइबिलिटीज अगर मैं इसको हटा दूं बेटा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, तो मेरे पास बच्चे करंट लाइबिलिटीज बच जाएंगी। देखो ना आपकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो नॉन करंट प्लस करंट और शेयर होल्डर फंड्स को मिलकर के बनती है। अभी हम लोगों ने डिटेल में समझा था। तो अब मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज बोलूं या टोटल एसेट्स बोलूं दोनों की वैल्यू ये होगी। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं जितना भी मेरे पास शेयर होल्डर फंड्स का वैल्यू दे रखा है तो शेयर होल्डर्स फंड को मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा जितना भी मेरा नॉन करंट लाइबिलिटीज है बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटीज है। इसको अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू आ जाएगा। तो मेरा जो टोटल एसेट्स है वो 10 लाख रुपीज़ का है बेटा। अब अगर आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो शेयर होल्डर फंड कितना है, शेयर होल्डर फंड है 6,40,000 रुपीज़ का और नॉन करंट लाइबिलिटी है 2,60,000 रुपीज़। तो यानी 6,40,000 रुपीज़ तो यहाँ से शेयर होल्डर फंड का माइनस हो गया और नॉन करंट लाइबिलिटी का 2,60,000 रुपीज़ माइनस करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा वो वैल्यू आ गई
करंट लाइबिलिटीज। और ये कितनी आ गई बेटा, तो ये हो गया 6 to 8 और एक 9 लाख यानी 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ का मेरा करंट लाइबिलिटीज़ है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को हम लोगों ने कैसे निकाला बेटा। बस अब आपके पास करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों आ चुके हैं। तो आपके जो करंट एसेट्स की वैल्यू है वो है 2 लाख रुपए की, तो 2 लैक्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ अभी अभी आप लोगों ने निकाला 1 लाख रुपीज़, तो ये 1 लाख रुपीज़ और इसका जो रेशो आ गया वो 2/1 और इसको हम लोग ले सकते हैं 2:1। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करंट रेशियोज के फॉर्मूलाज को यूज़ करके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को पहले फाइंड आउट करना है और उससे आप इजीली करंट रेशियो को निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा, इसमें हमें बोला है करंट एसेट्स हैं हमारे पास 10 लाख रुपीज़ के, इन्वेंट्रीज हैं जिसमें से 5 लाख रुपीज़, वर्किंग कैपिटल गिवन है इस बार आपको 6 लाख रुपीज़ का और बोला है कि करंट रेशो को कैलकुलेट करो। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें करंट रेशोज निकालने हैं। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, राइट। अब क्वेश्चन के हिसाब से अब हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है। तो इसका मतलब करंट एसेट्स मेरे पास यहाँ पर है और करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है 10 लाख रुपए की। तो ये तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मुझे पता चल गया कि मेरा करंट एसेट्स 10 लाख रुपीज़ का है। अपॉन में अब मुझे निकालना है पहले बेटा करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ को कैसे निकालेंगे, क्योंकि करंट लाइबिलिटी को निकालने के लिए मेरे पास कोई भी लाइबिलिटी साइड की कोई भी चीज़ यहाँ पर गिवन ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो वो वर्किंग कैपिटल है बेटा, वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जितना भी आपका एसेट्स है बेटा, जितने भी हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स अगर कौन से एसेट्स, करंट एसेट्स, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं करंट लाइबिलिटीज़ को, करंट लाइबिलिटीज़ को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाता है वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट है जो मैं अपने एसेट्स में से लाइबिलिटी को साइड करने के बाद यूज़ कर रहा हूं बेटा। ठीक है, मेरे पास एक एक्स अमाउंट करंट एसेट्स का है, उसमें से मैंने एक वाई अमाउंट जो मेरी करंट लाइबिलिटीज उसको माइनस कर दिया क्योंकि मुझे इसके लिए अलग रख दिया। अब जो पैसा मेरे पास बच गया उसको मैं अपने वर्किंग में यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास क्या क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल के नाम पर मेरे पास 6 लाख रुपीज़ है बेटा, तो ये 6 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ गए, ये 6 लाख रुपए माइन इक्वल्स टू करंट एसेट्स मेरे पास 10 लाख रुपए का गिवन है, 10 लाख रुपीज़ मेरे पास करंट एसेट्स है और माइनस इसमें कर दिया मैंने करंट लाइबिलिटीज जो कि मेरे पास अभी गिवन नहीं है। तो बस अगर आपको दो वैल्यूज गिवन हो तो तीसरी वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हो बेटा, या नहीं निकाल सकते, यस निकाल सकते हैं सर। तो आप यहाँ पर ले आए करंट लाइबिलिटीज और इस 6 लाख को यहाँ पर ले गए और 6 लाख को जब आप यहाँ पर लेकर के आओगे तो ये प्लस वाली वैल्यू हो तो यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगी बेटा, 6 लाख खत्म हो गई बात बेटा। तो करंट लाइबिलिटीज आपके पास कितने की आ गई, 4 लाख। करंट लाइबिलिटीज आ गई आपके पास 4 लाख रुपए की। तो आपके पास यहाँ जो 4 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी आ गई वो आप यहाँ पर अपनी इस फॉर्मूला में पुट करोगे और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका रेशो क्या निकल रहा है। तो इस केस में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो रेशो आ जाएगा बेटा, ये आ गया 2.5/1 और इसको हम क्या लिखते हैं 2.5:1। ठीक है, तो आपने सीधा सीधा इसको सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पर ये आंसर आ गया बेटा, बहुत ही सिंपल। तो अब आपको यहाँ पर एक नई चीज़ का सीखनी थी कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा। तो वर्किंग कैपिटल हमेशा करंट एसेट्स में से जो करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद अमाउंट बच जाता है उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल भी अब आपको बार बार यूज़ करना होगा आगे के क्वेश्चंस के अंदर, तो बहुत ध्यान से इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर एक चीज़ छोटी चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज भी गिवन थी बेटा। अब ये इस इन्वेंट्रीज का हमें कुछ भी नहीं करना, वाई, क्योंकि ये जो इन्वेंट्रीज है ये मेरी ऑलरेडी करंट एसेट्स का पार्ट होंगी। क्योंकि मेरे को अगर वो कभी भी क्वेश्चन अगर आपको करंट एसेट्स की वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब सारे के सारे करंट एसेट्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब अगर वो अलग से भी कुछ दोबारा से उनको रिपीट कर देता तो हमें उसको इग्नोर करना है। हमें बस ये कंसिडर करना है कि ये जो इन्वेंट्रीज हैं वो ऑलरेडी मेरे करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास ट्रेड पेबल्स है बेटा 50,000 रुपीज़ के, वर्किंग कैपिटल गिवन है 9 लाख रुपीज़ की, करंट लाइबिलिटीज गिवन है 3 लाख रुपीज़ की और हमें बोला है कि कैलकुलेट करंट रेशियोज। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी हमारे को करंट रेशियो निकालना है, जिसमें हमें फॉर्मूला याद हो चुका है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज का बेटा। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को। तो देखें फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास करंट लायबिलिटीज तो गिवन है बेटा, स्ट्रेट अवे करंट लायबिलिटीज 3 लाख रुपए की मेरे पास गिवन है, तो ये तो आ गया, तो 3 लाख रुपीज तो मेरे पास आ गया। अब मुझे जानना है कि करंट एसेट्स कितना होगा। देखो करंट एसेट्स को जानने के लिए आपके पास यहाँ, अब आपके पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है, आपके पास यहाँ पर ट्रेड पेबल्स गिवन है। अब ये ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, ये ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट होते हैं, तो करंट लायबिलिटीज तो मेरे पास ऑलरेडी आ गई, तो इसलिए इसको तो इग्नोर कर देंगे। इसके बाद गिवन है वर्किंग कैपिटल, तो चलो वर्किंग कैपिटल के थ्रू मुझे अब करंट एसेट्स को निकालना है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। अगर आपको वर्किंग कैपिटल का वैल्यू गिवन हो, कितना गिवन है यहाँ पर 9 लाख रुपीज, तो 9 लाख रुपीज हमारा यहाँ पर हो गया बेटा वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स मुझे निकालना है और करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 3 लाख, बस यही तो है बेटा, यही तो है हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 9 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज को यहाँ पर ले आएंगे, तो 3 लाख रुपीज माइनस का है यहाँ पर आकर के प्लस का हो जाएगा 3 लाख, और ये हो गया हमारा करंट एसेट। तो टोटल जो मेरा करंट एसेट आ गया वो आ गया 12 लाख। 12 लाख रुपए का आपका करंट एसेट्स का वैल्यू आ गया, जो कि आपको इस फॉर्मूला में डालना है बेटा। तो 12 लाख रुपीज का हमारा करंट एसेट्स है, 3 लाख रुपीज हमारे को करंट लायबिलिटीज गिवन थी। तो अगर आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 4 से डिवाइड हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब 4/1, तो 4/1, तो हमारा जो रेशो हो गया वो 4:1 हो गया बेटा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बस अब आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को निकालना सीखना है। उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल का भी पता चल गया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अगर उसमें से 3 में से कोई भी 2 वैल्यूज गिवन होगी तो आप इजीली निकाल सकते हो वर्किंग कैपिटल से, चाहे वो करंट एसेट निकालना पड़े चाहे वो करंट लायबिलिटीज निकालना पड़े। तो चलिए 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बेटा 5th क्वेश्चन में देखेंगे, 5th क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल जिसकी वैल्यू है 6 लाख रुपीज। उसके बाद गिवन है हमें टोटल डेट्स गिवन है। इस बार टोटल डेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, टोटल डेट्स का मतलब होता है जितना भी मेरा टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है उसमें करंट लायबिलिटीज भी आएंगी और नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ जाती हैं। फिर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है 24 लाख रुपीज की, और हमें निकालना है करंट रेशियो। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया बेटा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें एक तो गिवन है बेटा वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए की हमारी वर्किंग कैपिटल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना तो आपको करंट एसेट्स और ना ही करंट लायबिलिटीज डायरेक्टली दे रखी हैं, तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, क्योंकि लायबिलिटीज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, तो पहले करंट लायबिलिटीज को निकाल लेते हैं। तब ये देखो इसका मतलब क्या था, टोटल डेट्स जो मेरी टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज है। तो पहले यहाँ पर हम लोग अगर करंट लायबिलिटीज को निकालें तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना भी मेरा टोटल डेट्स है बेटा, उस टोटल डेट्स में से टोटल डेट्स का मतलब फिर से समझ लो एक बार, टोटल डेट्स का मतलब होता है जितनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी होती हैं उसमें करंट और नॉन करंट दोनों होती हैं। लेकिन मुझे इसमें से कौन सी निकालनी है, मुझे सिर्फ करंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो नॉन करंट लायबिलिटी जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ क्वेश्चन ने बताई है उसको इसमें से माइनस कर दूंगा। तो माइनस कर दूंगा नॉन करंट, तो जो भी नॉन करंट मेरी लायबिलिटीज हैं बेटा उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेट्स जो मेरे पास यहाँ पर गिवन है वो 27 लाख रुपीज के, तो 27 लाख माइनस में नॉन करंट लायबिलिटीज है जो मेरे पास यहाँ पर गिवन है वो 24 लाख की है। तो 24 लाख रुपीज को जब मैंने यहाँ से माइनस किया तो मेरे पास 3 लाख रुपीज बच गया, जो कि मेरी करंट लायबिलिटीज का है बेटा। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज मुझे इजीली पता चल गई, वर्किंग कैपिटल मुझे ऑलरेडी मालूम है। तो अब मुझे क्या करना है, करंट एसेट्स को निकालना है। तो करंट एसेट्स को निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, करंट एसेट्स को निकालने के लिए जितना भी आपका वर्किंग कैपिटल है उसमें करंट लायबिलिटीज को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास करंट एसेट्स आ जाएगा। देखो कैसे होता है, आपको बताया था मैंने कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। अब अगर मुझे करंट एसेट्स निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। भाई आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी आती है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा करंट एसेट्स इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है वो 6 लाख रुपीज गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन ने बताया हुआ है हमें, और करंट लायबिलिटीज अभी हम लोगों ने 3 लाख रुपीज निकाली है बेटा, 3 लाख रुपीज की करंट लायबिलिटीज निकाली। इसका मतलब जो करंट एसेट्स है हमारे पास वो हो गए बेटा 9 लाख रुपीज के।
9 लाख रुपए के हमारे पास करंट एसेट्स हैं। बस अब आपको करंट रेशो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट रेशो में क्या होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, और करंट एसेट्स की वैल्यू आपकी 9 लाख रुपीज़ आ गई है और करंट लाइबिलिटीज़ है आपकी 3 लाख रुपीज़ की। बस बेटा अब आप इसको ईजिली निकाल सकते हो। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो यानी 3/1, और इसको आप लिख सकते हैं 3:1, जो कि हमारे क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे चलते हैं बेटा। 6 समझते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, करंट रेशो इज 2.5। इस बार आपको करंट रेशो की वैल्यू दे दी है बेटा। देखो साथ ही साथ आपको बोला है वर्किंग कैपिटल है 1,50,000 रुपीज का, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। इस बार आपसे करंट रेशो नहीं बल्कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू मांगी, और 2 ही चीजें गिवन है, एक तो करंट रेशो और एक वर्किंग कैपिटल। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 6 नंबर क्वेश्चन में मुझे करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, हम इसी से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, आपके पास करंट रेशो गिवन है 2.5। देखिए क्वेश्चन ने आपको बताया हुआ है करंट रेशो आपके पास 2.5 है, और करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज मुझे दोनों निकालनी है, ये दोनों मुझे निकालनी है। अब कैसे निकाला जाए इसको, देखो अगर मैं अब इस फॉर्मूला को यूज़ करूं तो मेरा करंट एसेट्स कैसे आएगा बेटा। तो मेरा यहाँ पर ये जो करंट एसेट्स आएगा वो आ जाएगा ये 2.5 इंटू CL यानी करंट लाइबिलिटीज। देखो आप इसी तरह से निकालोगे ना, अगर आप करंट एसेट्स को यहाँ ले आए और 2.5 को यहाँ पर ले आए तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से मेरा करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो नाउ व्हाट इज करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी तो मेरे पास गिवन ही नहीं है, तो करंट लाइबिलिटी को मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा। लेट करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू एक्स। मैंने करंट लाइबिलिटी को एक्स ले लिया बेटा। अगर करंट लाइबिलिटी एक्स है तो करंट एसेट्स कितना हो गया, तो 2.5 इंटू एक्स हो गया बेटा, यानी 2.5x मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा करंट एसेट्स कितना हो गया 2.5x। पहली बात तो ये तो हो गया मेरे पास करंट एसेट्स। इसके बाद अब मुझे क्या गिवन है, मुझे वर्किंग कैपिटल गिवन है बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, देखो क्वेश्चन में हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है 1,50,000 रुपीज़। आपको क्या करना था, देखो अब आपको ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको ये दोनों की एक्चुअल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो आपको एक ऐसे फार्मूला को समझना पड़ेगा, लेकर के आना पड़ेगा जिसमें ये दोनों आते हो। तो उसमें क्या आता है, वर्किंग कैपिटल आता है, तो इसलिए मैंने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिया। और दूसरा वर्किंग कैपिटल मुझे यहाँ पर गिवन भी है, तो 1,50,000 रुपीज़ का, क्योंकि मेरे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है और मेरा करंट एसेट्स जो अभी निकला है वो 2.5x माइनस करंट लाइबिलिटी है बेटा x। ठीक है, करंट लाइबिलिटी मेरा x है, तो बस अब आप इसको निकालो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 1,50,000 इक्वल्स टू, अगर आप इसको x को इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बच गया 1.5x बच गया बेटा, 1.5x बच गया। अब आप x की वैल्यू निकाल लो। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 1.5 को वैल्यू को यहाँ पर ले जाओ, तो 1,50,000, क्योंकि ये 1.5 की वैल्यू जब यहाँ पर आएगी तो इससे डिवाइड हो जाएगी, इक्वल्स टू x। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल आई। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपए हमारा x की वैल्यू। और नाउ व्हाट इज x क्या लिया था बेटा, हमने x को लिया था लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो मेरी करंट लाइबिलिटी तो होगी 1 लाख रुपए। तो चलिए यहाँ पर मुझे एक वैल्यू मिल गई, तो अगर मैं इसको आगे लिखूँ तो ये हो गया मेरा 2.5 इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन में 1 लाख। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू मैंने डाल दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको करंट एसेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो करंट एसेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है बेटा, आप इसी फॉर्मूला को आगे फर्दर यूज करके कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अब आपके पास यहाँ पर करंट एसेट्स निकालना है, तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 लाख रुपीज़ है इसमें आपको मल्टीप्लाई करने का, 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ ले आएंगे तो CA यहाँ चला गया, 2.5 इधर आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो CA की वैल्यू मेरे पास आ गई। CA मतलब करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स आ गया मेरे पास 2,50,000। 2,50,000 जब मैं 1 लाख को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो खत्म हो गया बेटा, काम हो गया यहाँ पर। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2,50,000, और जो करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आई थी बेटा वो आ गई थी
1 लाख, यही दोनों चीज़ें हमसे क्वेश्चन ने मांगी थी, राइट। तो चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है वर्किंग कैपिटल 18 लाख रुपीस की है, ट्रेड पेबल्स 1,80,000 रुपीस की और अदर करंट लाइबिलिटीज 4,20,000 रुपीस की, और कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है करंट रेशियोज। तो देखो यहाँ पर क्या करना है अब आपको, आपके पास वर्किंग कैपिटल है, ट्रेड पेबल्स आपकी लाइबिलिटी का पार्ट होता है जो कि करंट लाइबिलिटी में आता है, अदर करंट लाइबिलिटीज जो बाकी की लाइबिलिटीज हैं अदर देन ट्रेड पेबल्स वो बता रखी हैं। तो आपके पास कुल मिलाकर के करंट लाइबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन दे दिया बेटा यहाँ पर, और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल की। तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब आपको अल्टीमेटली यहाँ पर पहले करंट एसेट्स को फाइंड आउट करना है ताकि आप करंट रेशो को निकाल सके। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो करंट रेशो हमें निकालना है, तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। तो पहले हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसके लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ट्रेड पेबल्स है 1,80,000 रुपीज़ के, तो 1,80,000 रुपीज़ का मेरा ट्रेड पेबल जो कि करंट लाइबिलिटी में ही आता है। उसके बाद मुझे जो यहाँ पर गिवन है वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ है 4,20,000 रुपीज़ की। 4,20,000 रुपीज़ की मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़ का सेकंड पार्ट यानी जो अदर करंट लाइबिलिटीज़ है वो गिवन है। तो जो मेरी टोटल करंट लाइबिलिटीज़ हो गई बेटा इस केस में, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ वो मेरी कितनी हो गई यहाँ पर, वो होगी बेटा 420 + 180 यानी 6 लाख, 6 लाख रुपए का मेरे पास यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ आ गया बेटा। तो यहाँ पर अब देखो इसके बाद आपको निकालना है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होगा बेटा, करंट एसेट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है, एक तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन आ गई, दूसरा जो मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है वो है वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल गिवन है तो इससे हम लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि हमारे करंट एसेट्स कितने होते हैं। तो इस केस में जितना भी वर्किंग कैपिटल होता है अगर मैं उसमें करंट लाइबिलिटीज को ऐड कर दूं तो मुझे करंट एसेट्स पता चल जाएंगे बेटा। तो चलिए वर्किंग कैपिटल हमारे पास 18 लाख रुपीज़ गिवन है बेटा, यहाँ पर 18 लाख रुपीज़, तो 18 लाख रुपीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज है 6 लाख, तो इसका मतलब जो मेरा करंट एसेट्स हो गया वो हो गया 24 लाख रुपीज़ बेटा। तो करंट एसेट्स इजीली हमें समझ में आ गया कि 24 लाख होगा। तो बस अब आपको यहाँ पर 24 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज जो हमने निकाली थी वो निकाली थी 6 लाख, खत्म हो गया बेटा। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी 4/1 दैट इज 4:1 इज द करंट रेशो इन दिस केस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हो गए, अब आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी देखिए हमारे पास तो वर्किंग कैपिटल गिवन है 9 लाख रुपीज़ का, टोटल डेट्स है वो 19,50,000 रुपीज़ की गिवन है, जिसमें हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 15 के। इसका मतलब आप समझ गए होंगे बेटा, देखो क्या मतलब होता है, टोटल डेट्स मैंने आपको बताया था जितनी भी टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इक्विटी को हटा करके जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो मेरी 19,50,000 रुपीज़ की, जिसमें करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दोनों आ रही हैं, और लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म जो कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो 15 लाख रुपीज़ की। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या होगा, आपके पास करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला पहले लिखेंगे हम लोग करंट लाइबिलिटीज़, और यहाँ पर जो करंट लाइबिलिटीज़ आने वाली हैं बेटा वो कितनी आने वाली है, हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा टोटल डेट्स जो कि गिवन है हमारे पास, टोटल डेट्स में माइनस कर दें अगर हम लोग जितना भी मेरे पास लॉन्ग टर्म के डेट्स हैं बेटा, तो लॉन्ग टर्म के डेट्स अगर मैं टोटल डेट में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ करंट लाइबिलिटीज बच जाएंगी। तो टोटल डेट्स जो हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में वो है 19,15,000 के, 19,50,000 माइनस में लॉन्ग टर्म डेट्स है 15 लाख, तो 15 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ से माइनस किया तो मेरे पास जो करंट लाइबिलिटीज़ निकल करके आ गई वो कितनी आ गई बेटा, वो आ गई 4,50,000, 4,50,000 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटीज आ गई। अब आपको करंट एसेट्स निकालने हैं, तो करंट एसेट्स निकालने के लिए क्या था, वर्किंग कैपिटल प्लस में करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल प्लस में करंट लाइबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन ने दिया है 9 लाख रुपीज़, तो बस 9 लाख रुपीज़ इज माई वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज इज 4,50,000। इसका मतलब
टोटल जो करंट एसेट्स हो गए वो मेरे पास हो गए 13,50,000 रुपीज़ बेटा। 13,50,000 रुपये के हमारे पास करंट एसेट्स हैं, तो बस खत्म हो गया काम। तो 13,50,000 रुपीज़ करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ है हमारी 4,50,000, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितने पर जाएगा, तो ये सीधा सीधा 3 पर जा रहा है, तो 3/1 दैट इज 3:1 इज द आंसर बेटा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। करंट एसेट्स आर 7,50,000 एंड वर्किंग कैपिटल इज 2,50,000, कैलकुलेट करंट रेशो। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स के साथ, और आप करंट रेशो में उसके यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का किस तरह से आपको आंसर निकालना है बेटा। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में भी अब हमें करंट रेशो निकालना है, जिसमें करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी फॉर्मूला होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहले करंट एसेट्स की, तो मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू क्या गिवन है, तो मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू 7,50,000 रुपीज़ ऑलरेडी गिवन है, 7,50,000 रुपीज़ ऑलरेडी गिवन है। करंट लाइबिलिटीज़ नहीं गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ नहीं गिवन है, उसके बदले में मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल। तो आपको अच्छे से मालूम है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज अगर निकालनी है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा बेटा, वर्किंग कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। तो करंट एसेट्स हमारे पास 7,50,000 रुपीज़ के, 7,50,000 रुपीज़ माइनस में वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है आपको, वर्किंग कैपिटल गिवन है 2,50,000, 2,50,000 रुपीज़ का, तो 2,50,000 रुपीज़, तो इसका मतलब 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए का हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ है। चलो आ गया हमारा करंट रेशो भी। तो करंट एसेट्स है 7,50,000 अपॉन में 5 लाख, जो कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1.5, तो दैट इज 1.5:1, ये हमारा करंट रेशो निकल गया। खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा, आराम से आराम, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ए कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000 एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि कंपनी के पास करंट एसेट्स भी हैं, करंट एसेट्स हैं कितने, 4,50,000 रुपीज़ के, तो एक तो वैल्यू यहाँ पे मिल गई। करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी आपको बता दी है 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास 2 लाख है। आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेज। चलिए तो अब हमें यहाँ पर करंट रेशो निकालना है, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। लेकिन यहाँ पर जो बीच में एक बात बोल रहा है कि इट परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो अगर आपने गुड्स खरीदे हैं, चाहे कैश में खरीदे हो चाहे क्रेडिट में खरीदे हो, तो आपका एक करंट एसेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, जी हाँ बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस करंट एसेट्स में इस 30,000 रुपीज़ को ऐड कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि मैंने गुड्स खरीदे तो मेरा करंट एसेट्स बढ़ गया। दूसरी तरफ क्योंकि मैंने ये गुड्स क्रेडिट पर खरीदे हैं, क्योंकि मैंने ये गुड्स क्रेडिट पर खरीदे हैं, तो मेरे ऊपर एक करंट लाइबिलिटी भी आ गई, क्रेडिटर भी बढ़ गया मेरा, और क्रेडिटर बढ़ गया तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटी भी मेरी 30,000 रुपीज़ से बढ़ गई बेटा, 30,000 रुपीज़ से मेरी करंट लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो बस अब आप इसको देखो कि आपके पास अब फाइनल करंट एसेट्स कितना आ गया। तो मेरे पास जो करंट एसेट्स आ गया बेटा वो आ गया 4,80,000 रुपीज़ का, वहीं पर करंट लाइबिलिटीज़ आ गई 2,30,000 रुपीज़ की। बस खत्म हो गया बात। तो अब करंट एसेट्स की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है वो है 4,80,000 अपॉन में करंट लाइबिलिटी है 2,30,000। बस बेटा इसको अब आप जब सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप एक बार कैलकुलेट करके देखें, यानी 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 को जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2.086, और इसको अगर आप लिखेंगे तो 2.09 लिख सकते हैं बेटा। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो देखिए बहुत ही आसान से अब आपको ये समझ में आ गया। कुल मिलाकर के अभी तक आपने क्या किया,
करंट एसेट्स को निकालना सीखा, करंट लायबिलिटीज़ को निकालना सीखा, वर्किंग कैपिटल को सीखा और उन सबको यूज़ करके करंट रेशियोज को निकाल लिया बेटा। बस बच्चे आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 10 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी इसके कर चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। थैंक यू वेरी मच।